हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका टैक्स आज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं फाइनेंस, एजुकेशन एंड टैक्सेशन से रिलेटेड। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है इंटरनल ऑडिट। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट हम क्यों करवाएंगे? ऐसी क्या एक बिजनेस को ज़रूरत होती है कि वो इंटरनल ऑडिट करवाए? तो बेसिकली इंटरनल ऑडिट में आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज के टाइम पे काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनका बहुत सारा टर्नओवर है, करोड़ों में उनके परचेज है, सेल्स हैं और बहुत सारे उनके ऊपर कॉम्प्लाइंसेज होते हैं। मोस्ट ऑफ दी कंपनीज़ या जो बड़े बड़े आज के टाइम पे बिजनेस जाइंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमने स्टैट ऑडिट तो करवा ही लिया है, तो हमारी तो कंप्लाइंस कंप्लीट हो चुकी है, आखिर क्या ज़रूरत है मुझे एक एक्स्ट्रा ऑडिट करवाने के लिए या फिर एक नया इंटरनल ऑडिट करवाने के लिए ज़रूरत क्या आन पड़ी है। सबसे पहला, जब हम बात करते हैं किसी भी स्टैट ऑडिट की, तो स्टैट ऑडिट जस्ट एक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टारगेट करता है कि क्या आपके फाइनेंशियल सही बने हैं, क्या आपने सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी है, क्या आपने सारे बिजनेस लॉस, कमर्शियल लॉस के सारे टैक्सेशन लॉस आपने कंप्लाई करे हैं। दैट्स इट। तो बेसिकली जब मैं बात करता हूँ स्टैट ऑडिट के, स्टैट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस की बात करता है। ये आपके लिए बस ये इंश्योर करता है कि आपका जो भी बिजनेस है क्या उसने सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आई हैं, सर्कुलर आए, जो भी आपके एक बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल थे, क्या वो पूरी की पूरी तरह से उसने कंप्लाई करे या नहीं करे। बस ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा आपका स्टैट ऑडिट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके इंटरनल ऑडिट की, तो इंटरनल ऑडिट ये सिर्फ आपके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को टारगेट नहीं करता। ये बस ये नहीं देखेगा कि आपका बिजनेस फाइनेंशियली कितना वाइबल है और क्या आपने सारे कंप्लायंस कर रखे। ये पूरा का पूरा आपको जो बिजनेस मॉडल होता है, ये आपके कंप्लीट बिजनेस मॉडल को चेक करता है। अब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस मॉडल की, तो बिजनेस मॉडल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सपोज अगर मैंने एक वेंडर से कुछ सामान परचेस करा, तो क्या मैंने वो मार्केट रेट पर परचेस कर रखा है, क्या मैं उससे सस्ते दाम पे खरीद सकता था, कहीं उसके अंदर कोई लूप होल तो नहीं है, या किसी भी तरह का उसके अंदर कोई भी वीकनेस या कोई भी उसके अंदर कोई भी ऐसा मिस्टेक या कुछ भी उसके अंदर मुझे ऐसा मिलता है जिसके चलते मुझे लगता है कि उसमें जो मेरा एम्प्लॉय है या जो भी मेरा स्टाफ है, क्या वहाँ कुछ मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है कैश का या किसी भी एसेट्स का। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्या हमारे पास कोई और भी ऑप्शन था उस बिज़नेस को परचेस के रिगार्डिंग। फर्दर मैं बिजनेस हूँ, मेरा बिजनेस है, अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे ये इंश्योर करना चाहिए क्या मैं सिर्फ एक लिमिटेड मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकता हूँ बट मैं सिर्फ कम में काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें चेक करने का काम हमारा इंटरनल ऑडिट करता है। इंटरनल ऑडिट जस्ट एक आपके बिजनेस की रेवेन्यू ऑडिट या कॉस्ट के ऊपर नहीं चलता, ये पूरा बिजनेस मॉडल आपका इन डेप्थ एनालिसिस करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कवरेज की, तो इंटरनल ऑडिट क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनल ऑडिट आज के टाइम पे बेसिकली कवर करता है। इसके अंदर बहुत सारे पर्सपेक्टिव, अगर मैं लिस्ट बनाना चाहूँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन सकती है। सो बेसिकली मैं आपको उसके कुछ की हाईलाइट्स बताऊँगा जो एक इंटरनल ऑडिट आमतौर पर कवर करता है। सबसे पहली चीज़, जब भी हम इंटरनल ऑडिट करवाएंगे तो हमारा इंटरनल ऑडिट ये इंश्योर करेगा कि क्या जितनी भी मेरी CSR रिक्वायरमेंट थी, आज के टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस ऐसे हो गए जो बहुत बड़े हो गए, उनका बहुत अच्छा खासा टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट है, तो इन सब के हिसाब से सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट पिक्चर के अंदर आता है। और वो सिंपली कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनका एक पर्टिकुलर लिमिट अगर वो एक्सीड कर जाती हैं तो उनके ऊपर CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो मेरा इंटरनल ऑडिट ये चीज़ की इंश्योरिटी मुझे कराएगा कि क्या मेरे बिजनेस में सारे के सारे CSR कॉम्प्लाइंस कंप्लाई करे या नहीं करे। सेकंड नंबर पे मेरे पास आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये इंश्योर करेगा कि क्या मेरे बिजनेस जो भी मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या वो प्रॉपरली सारे रिपोर्टिंग गाइडलाइंस कंप्लाई कर रहे हैं, क्या वो मेरे AS कंप्लाई कर रहे हैं, क्या वो मेरे Ind AS कंप्लाई कर रहे हैं, या कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मेरे बिजनेस को कंप्लाई करने चाहिए थे, क्या वो उन सबको कंप्लाई करते हुए मेरे अकाउंट्स बने या नहीं बने। इस चीज़ की इंश्योरिटी आपका इंटरनल ऑडिट देता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस।
आज के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, मल्टीपल बिजनेसेस, जिनके अंदर उनके डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर एक तरह से उनके ओनर्स के फैमिली मेंबर्स। ये सब एक बिजनेस के लिए क्या होते हैं, उनके रिलेटेड पार्टी। कई बार क्या करते हैं हम, बेसिकली अपने ही बिजनेस के साथ, अपने ही रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजेक्शन कर लेता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन के बीच में आपस में होती रहती है। तो आमतौर पे गवर्नमेंट को इस चीज़ के रिगार्डिंग एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। मोस्टली एमसीए के आप फॉर्म दे सकते हैं, बहुत सारे एमसीए के फॉर्म्स हो जिनके अंदर हम आरपीटी के डिस्क्लोजर देते हैं। अगर हमारे फाइनेंशियल जो एज पर शेड्यूल 3 बन रहे हैं, उनके अंदर भी हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देनी होती है। तो क्या वो सारे डिस्क्लोजर्स, क्या वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बिजनेस ने पूरी करी या नहीं करी, इस चीज़ की इंश्योरिटी देने का काम मेरा इंटरनल ऑडिट करेगा। अगला, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस में डेली बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे डिसीजन लेता हूँ। उसके रिगार्डिंग मैं प्लान्स बना रहा हूँ, पॉलिसीज़ बना रहा हूँ, गाइडलाइंस बना रहा हूँ, और भी बहुत सारे मैं डिसीजन ले रहा हूँ जिसके रिगार्डिंग जो मेरी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ है क्या वो अप्रोप्रिएट है मेरे बिजनेस को। हो सकता है कि मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए एक ब्लूप्रिंट बना रखा हो जिसके हिसाब से वो काम करेंगे, जिसके हिसाब से मुझे रिपोर्टिंग करनी है। हो सकता है वो किसी तरीके से वो अनजस्टिफाइड हो मेरे एम्प्लॉय के लिए, या हो सकता है मेरे बिजनेस के लिए। हो सकता है कि मैंने स्पेसिफाई करा है कि हम इस अमाउंट से ज़्यादा या इस अमाउंट से कम में परचेज करेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं वो मेरे बिजनेस की क्वालिटी को इफेक्ट कर रहा हो सकता है कि मैंने सेल्स के रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स बना रखे हो जो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के साथ सूटेड नहीं है। तो ऐसे रोज़मर्रा के बहुत सारे डिसीजन होते हैं जिनके अंदर मैं प्लान, पॉलिसीज़ और उनके रिगार्डिंग जो भी ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे बिजनेस को बिल्कुल सूट ना करे। तो क्या वो सब सही हैं? ज़रूर नहीं है कि वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हो सकता है इसके अंदर कोई नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस अलाउड हो, बहुत सारे इनके अंदर की एलिमेंट्स हो सकते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। बट मुझे मेरी ड्यूटी बनती है कि ये इंश्योर करना कि वो सही है या नहीं है एज पर दी मेरे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो इस चीज़ को इंश्योर करने का काम, इस चीज़ को चेक करने का काम जो मेरी टीम है इंटरनल ऑडिट की, वो ये करती है। अगली चीज़, ऑडिटर। जब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत तरह के ऑडिट एप्लीकेबल हो सकते हैं, जैसे कि स्टैट ऑडिट हो गया, या बैंक के केस में कॉन्करेंट ऑडिट हो गया, और पीएसयू केस में पीएसयू ऑडिट हो सकता है, एज वेल एज इंटरनल ऑडिट तो है ही। इनके अंदर भी आते हैं ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, और बहुत सारे टाइप्स के ऑडिट मेरे बिजनेस पे आमतौर पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो क्या ये ऑडिट सही हुए हैं या नहीं है, ये चीज़, और वो ऑडिटर ने जो भी उसके रिगार्डिंग क्वेरी निकाली, क्या वो प्रॉपर रिजॉल्व हुई, क्या उसके ऊपर एप्रोप्रिएट डिसीजन लिया गया। हो सकता है वो ऑडिटर किसी तरह के प्रेशर में चलते कोई चीज़ डिस्क्लोज ना कर पाए, तो ये इंश्योर करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑडिटर इंडिपेंडेंस था या नहीं। तो उस ऑडिटर की इंडिपेंडेंस चेक करने का काम आपकी कौन करेगी? इंटरनल ऑडिट टीम। अगला टॉपिक, कॉस्ट ऑडिट। सपोज मान लीजिए अगर आपकी एक कंपनी है, तो यहाँ पर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट पिक्चर के अंदर आता है, जो स्पेसिफाई, उसने हर बिजनेस को बेसिकली 2 सेक्टर में स्पेसिफाई कर रखा है। पहला सेक्टर होता है रेगुलेटेड सेक्टर और दूसरा होता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। इन सब के लिए उन्होंने एक पूरी गाइडलाइंस बनाई है, एक पूरा प्लान बना रखा है, जिसके रिगार्डिंग ये इंश्योर करना होता है कि आपका कॉस्ट ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, और इसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर ढंग से हुई कि नहीं हुई। तो वो कॉस्ट ऑडिट की कंप्लायंस कंप्लीट है या नहीं है, ये चीज़ मेरा इंटरनल ऑडिट हमेशा इंश्योर करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बिजनेस पे इंटरनल ऑडिट कराना है या नहीं कराना है, तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर क्या इंटरनल ऑडिट हमारे लिए मैंडेटरी है? अगर मैं ना करवाना चाहूँ तो क्या ऑप्शनल है? तो यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहला यहाँ पर मेरे पास आता है सेक्शन 177। सेक्शन 177 सिंपली ये कहता है अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है जो कि पूरी तरह से लिस्टेड है और उसके 3 कॉम्प्लाइंसेस होते हैं। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 177 ये कहता है कि अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल एक प्रिस्क्राइब लिमिट के एक्सीड कर जाती है, या फिर आपकी कोई भी बोरविंग्स, डिबेंचर्स,
ड्यूज, डिपॉजिट्स एक्सेट्रास, वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट या टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट के एक्सीड कर जाते हैं, तो आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन मैंडेटरी है, आपको अपने बिजनेस का इंटरनल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। बट अगर आप इस सेक्शन 177 के दायरे में नहीं आते हैं तो आपके लिए इंटरनल ऑडिट पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको कोई ज़रूरत नहीं इंटरनल ऑडिट करवाने की। बट आपको ये इंश्योर करने के लिए क्या मेरा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या उसके सही कंप्लायंसेज हैं, क्या उसके रिगार्डिंग जो भी मैं प्लान पॉलिसीज़ बनाता हूँ, जो भी मेरा बिजनेस मॉडल है वो सब कुछ सही चल रहा है, उसके अंदर क्या कुछ और सुधार हो सकता है, या क्या उसके अंदर कोई लूप होल है। अगर मैं उस चीज़ को इंश्योर करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा स्टैट ऑडिट जैसे एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को कवर करके निकल गया, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन थे मेरे बिजनेस के वो पूरी तरह से चेक नहीं हुआ और मैं उसको इंश्योर करना चाहता हूँ, तो आप चाहे तो वॉलंटरी बेसिस पे करवा सकते हैं अपने बिजनेस का इंटरनल ऑडिट, जो कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस के लिए, एक आजकल के ग्रोइंग बिजनेस के लिए मैंडेट ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ पर जब मैंने बात करी पेड अप शेयर्स कैपिटल की, तो पेड अप शेयर्स कैपिटल की जो लिमिट बताई गई है वो बताई गई है 10 CR की। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको जो पेड अप शेयर्स कैपिटल है वो 10 करोड़ के ऊपर निकल जाता है तो आपके लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। बोरविंग्स, इसके लिमिट बताई गई है 50 करोड़ रुपए की। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अगर जैसे आपका जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था जो एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड, अगर उसके अंदर आपकी जो बोरविंग्स है, डिपॉजिट्स है या कुछ भी वो 50 करोड़ के ऊपर जाती है तो भी आपके लिए इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। और टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ है। अगर आपका बिजनेस जिसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है तो आपके लिए इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल ऑडिट, क्या जस्ट एक मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, जस्ट ये इंश्योर करने का हम इंटरनल ऑडिट करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं अगर आप जैसे इंटरनल ऑडिट के बारे में जानना चाहें तो। जैसे कि एक मेरा टॉपिक आता है बिजनेस रिस्क। आज के टाइम पे अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे रिस्क मुझे देखने को मिल सकते हैं। सपोज मेरा सप्लायर, एक मेरा होता है सप्लायर रिस्क, हो सकता है कल को मेरा सप्लायर मुझे अपना मटेरियल सप्लाई ना करे तो एक वो रिस्क हो सकता है। दूसरा मार्केट रिस्क, हो सकता है कि कल को मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई नया प्रोडक्ट आ जाए जिसके चलते मेरा बिजनेस खतरे में हो। या हो सकता है कि कोई कल को गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन आ जाए जो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को हार्म कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिकर के ऊपर हो सकता है कल को गवर्नमेंट कोई बैन लगा दे या किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे जिससे मेरा बिजनेस अफेक्ट हो जाए, तो एक गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी इसके अंदर मेरे बिजनेस को हार्म कर सकते हैं। एज वेल एज इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल, क्या मेरे बिजनेस के जो मैंने कंट्रोल्स बना रखे हैं क्या वो प्रॉपर कंप्लाई कर रहे हैं, क्या वो कंट्रोल्स मेरे बिजनेस के लिए सही हैं, इस चीज़ को इंश्योर करने का काम आपका इंटरनल ऑडिट करता है। फिर अगला जो इंटरनल ऑडिट मुझे इंश्योर करके देगा उस टॉपिक का नाम है विजिल मैकेनिज्म। अब सवाल ये उठता है कि विजिल मैकेनिज्म क्या होता है। तो विजिल मैकेनिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जहाँ पर एम्प्लॉय को जो उनके सीनियर्स होते हैं वो उन्हें किसी न किसी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। समटाइम्स उन्हें हैवी डेडलाइन दे दी जाती है या फिर उन्हें हैवी वर्क प्रेशर दे दिया जाता है या कोई भी किसी और तरीके से उनको परेशान किया जा सकता है। तो इस केस में वो रिपोर्टिंग करते हैं, जो एम्प्लॉय, अगर कोई भी एम्प्लॉय जो अपने बिजनेस में अपने सीनियर्स को लेकर के या फिर अपने एम्प्लॉय को लेकर के थोड़ा सा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है किसी भी चीज़ को लेकर, जो उसे लगता है कि जो उसके साथ हो रही है वो सही नहीं है, तो इस केस में अगर वो सीनियर से इसके रिगार्डिंग कंप्लेन करेगा तो सीनियर्स ऑब्वियस सी बात है उसकी बात नहीं सुनेगा। तो इसके लिए हम ऑडिट कमेटी बनाते हैं। ऑडिट कमेटी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑडिट कमेटी मोस्टली यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनाती है जिसका काम होता है विजिल मैकेनिज्म को रन करना। इसके अंदर एक सीनियर अथॉरिटी बैठती है जो ये इंश्योर करती है कि एम्प्लॉय अगर कोई भी कंप्लेन उन्हें कर रहा है तो क्या उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से सीक्रेट रखी गई है या नहीं रखी गई है। ये इंश्योर करना होता है कि वो उसकी कंप्लेन सुने भी और उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट भी रखे और जो भी उसकी ग्रेवियंस है, जो भी उसकी कंप्लेन है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो उसको सुने, सॉल्व करे और उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि आज के टाइम पर ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है, वो जो रन कर रही हैं उनके अंदर सबसे उनका जो कीमती एसेट्स होता है वो होता है इनका एम्प्लॉय। अगर उनका एम्प्लॉय खुश नहीं है तो उस बिजनेस को रन करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये विजिल मैकेनिज्म का जो रोल है ये किसी भी एक बिजनेस के लिए एक मैंडेटरी माना जाता है। तो इस चीज़ की इंश्योरिटी करना आपका इंटरनल ऑडिट करता है। ठीक है, तो हमने इंटरनल ऑडिट के बारे में बहुत कुछ जान लिया कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, कैसे रन करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करी जाएंगी। बट सवाल ये उठता है इंटरनल ऑडिट, मैं इंटरनल ऑडिट अगर करना चाहता हूँ तो मैं किसे अपने बिजनेस का इंटरनल ऑडिटर बनाऊँ, कौन हो सकता है मेरे बिजनेस का इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है।
इंटरनल ऑडिटर आपका सीए हो सकता है, कोई भी सीएस हो सकता है, सीएमए हो सकता है, कोई भी लॉयर हो सकता है, या कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये लोग किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप का सीओपी कैरी करते हो सकता है उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो या हो सकता है ना हो। ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। इवन इनके अलावा अगर आपके बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है, मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस के अंदर मेरे अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ है जो अगर एक सीनियर लेवल पर हो या एक सीनियर अथॉरिटी पे बैठे तो उस चीज़ को अच्छे से रन कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं हो रहा, उसका इंटरनल ऑडिट सही हो रहा है नहीं हो रहा। वो मुझे लगता है कि वो मेरा एम्प्लॉय इस कैपेसिटी में है, उसके पास इतनी स्किल्स है कि वो मेरा पूरा बिजनेस अच्छे से इंटरनल ऑडिट उसका कर पाएगा। तो मैं अपने किसी एम्प्लॉय को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकता हूँ। अब अगर मैं अपना इंटरनल ऑडिट कंटिन्यू कर रहा हूँ तो क्या इंटरनल ऑडिट मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि बस ये चीज़ें मुझे चेक करने से होते हैं तो क्या बस इतना इंटरनल ऑडिट सफिशिएंट होगा? आंसर इज नो। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडेंस होते हैं, एक तरह के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक किसी भी इंटरनल ऑडिटर को कंप्लाई करना मस्ट है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है SIA। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनल ऑडिट। आमतौर पे क्या होता है, जैसे कि आप ICA का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उन लोगों ने टोटल रफली 18 के आसपास इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स इश्यू कर रखे हैं। किसी भी बिजनेस को जो इंटरनल ऑडिट करवा रहा है उसे ये इंश्योर करना मस्ट है कि जो भी उसके बिजनेस का इंटरनल ऑडिट हुआ वो एज पर CR रिक्वायरमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्या उसने सारे इंटरनल ऑडिट के गाइडलाइंस को पूरा किया या नहीं करा। सेकेंड नंबर पे आता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उसने बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के हिसाब से भी इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स इशू कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ पेट्रोलियम के, अगर किसी बिजनेसमैन का बिजनेस जो है वो पेट्रोलियम में है तो उसको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है उसकी इंटरनल ऑडिट टीम को कि क्या जो भी नॉर्म्स या जो भी कॉम्प्लाइंसेस मेंशन करे गए इंडस्ट्री स्पेसिफिक पेट्रोलियम की रिगार्डिंग जितने भी आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट की गाइडलाइंस थी क्या वो सारी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। या इसके अलावा और भी कोई जो मुझे लगता है अपनी तरफ से कि एक बिजनेस के अंदर चेक करना चाहिए तो इंटरनल ऑडिटर आपका उस चीज़ को भी इंश्योर करेगा। फिर क्या है इंटरनल अमेंडमेंट और हु कैन बी अपॉइंटेड, ठीक है, मैंडेटरी हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है कि समटाइम्स कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं जो समटाइम हो सकते हैं थोड़े कन्फ्यूज हो कि स्टैट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो बेसिकली अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इंटरनल ऑडिट और स्टैट ऑडिट के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लायंसेस, यहाँ पर मेरा कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट या और भी बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिनके अंदर मेंशन किया गया है किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस को अपने बिजनेस का स्टैट ऑडिट कराना कंपलसरी है। मोस्टली ये फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं, बट जब मैं बात करता हूँ इंटरनल ऑडिट की तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 177 आता है जो कि कंपनीज एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। इन लोगों ने सेक्शन 177 के अंदर जितनी भी कंपनियाँ कवर्ड होती हैं उनको इंटरनल ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अदरवाइज अगर कोई और एंटिटी जो अपनी मर्जी से अपनी वॉलंटरी बेसिस पे अगर अपने बिजनेस का वो इंटरनल ऑडिट करवाना चाहती है तो वो बिल्कुल करवा सकती है। सेकंड नंबर पे आता है अपॉइंटमेंट। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टैट ऑडिट की तो स्टैट ऑडिटर को जब भी स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा मेरे बिजनेस का तो उसे अपॉइंट कौन करेगा। मोस्टली यहाँ पर ओनर्स आते हैं, ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स। जब भी कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक बिजनेस के लिए अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें ओनर्स या शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। बट जब मैं बात करता हूँ इंटरनल ऑडिट की तो इंटरनल ऑडिट के अंदर ऐसा नहीं कि कोई भी ओनर उसे अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पर बेसिकली मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। आमतौर पे इंटरनल ऑडिटर को जो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी है वो आपकी मैनेजमेंट होती है। अब अगर मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है तो हम उसकी रिपोर्टिंग भी सिर्फ मैनेजमेंट को करते हैं, बट जब ये चीज़ आती है ओनर्स या शेयर होल्डर्स के ऊपर तो इसकी रिपोर्टिंग ओनर्स या शेयर होल्डर को की जाएगी इन केस ऑफ स्टैट ऑडिट।
तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि स्टैट ऑडिट के अंदर जब उन्हें ओनर्स अपॉइंट करता है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन उठता है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर स्टैट ऑडिट को हमारे बिजनेस के ओनर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो इंडिपेंडेंस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ऑडिट की, कि यहाँ पर जिसने अपॉइंट किया वो आपके बिजनेस की मैनेजमेंट होती है। अगर मैनेजमेंट ने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उसका जो स्कोप ऑफ वर्क होता है, जो उसके काम करने का एक दायरा होता है, वो थोड़ा एक रेस्ट्रिक्टेड होता है। दैट्स इट फॉर गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारा ऑफिशियल चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।